हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, इन्फेक्शन। गाइस, अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर जो मेरा पढ़ाया कंटेंट आपको जो मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ वो चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो आप ये मेरे को लाइक करके बताइएगा या फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, तभी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज़, आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। और जो भी नीडी बच्चे हैं उनको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या है कि एएनएम में ना ये टॉपिक्स है नहीं जो लाइन टू लाइन बुक को एज अ कोई समझाए, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये चीज़ मैंने भी खुद ऑब्ज़र्व की है और मैंने भी काफ़ी सर्च किया था, बट अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि मुझे खुद बनानी चाहिए, तो मैं ये कर रही हूँ। इसलिए आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाया समझ आया या नहीं आया। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप आगे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, इन्फेक्शन। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन्फेक्शन, the entry and multiplication of an infectious agent in the body of a man and animal is known as infection. Infection क्या है? जब भी कोई infectious agent से आप क्या समझते हैं? कोई भी बैक्टीरिया हो जाएगा या फिर वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे और हमको इन्फेक्शन कॉज करे, उसको बोलेंगे इन्फेक्शियस एजेंट। और इन्फेक्शियस एजेंट जब हमारी बॉडी में एंट्री करेगा तो वो अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ही एनिमल को डिसीज़ कॉज कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक फॉरेनर कोई भी बाहर का आदमी आके आपके घर में कुछ भी कर सकता है। जब तक वो पूरी पलटन लेके नहीं आएगा, आपकी पूरी फैमिली पे हावी नहीं होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब तो फुद्दू का गुंडा रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उससे पहले वो कुछ करे, उससे पहले आप ही उसको 10 चांटे मार के बाहर निकाल दोगे। तो अगर उसको आपके ऊपर कुछ रूल वगैरह करना है तो क्या करेगा, पहले तो एंटर करेगा अपनी पूरी पलटन के साथ, उसको मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक वैसे ही इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आ जाएंगे। वो सब लोग बॉडी के अंदर, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो चाहे ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो, उसके अंदर एंट्री करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपनी पॉपुलेशन को, ताकि इन्फेक्शन कॉज कर सकें। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? आगे बढ़े। लेवल ऑफ इन्फेक्शन आर, अब इन्फेक्शन के कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। पहला लेवल कौन सा है? कॉलोनाइजेशन, सब क्लिनिकल एंड क्लिनिकल इन्फेक्शन। ये 3 लेवल हैं कि अगर इस कैटेगरी में इन्फेक्शन नहीं लाई कर रहा है तो दूसरी कैटेगरी में लाई करेगा, इसमें भी लाई नहीं कर रहा तो तीसरी कैटेगरी में लाई करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब बाहर किसी में ही लाई नहीं करेगा। तो कोलोनाइजेशन लेवल ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमन के साथ नहीं हो सकता है। वो अपनी कॉलोनी बना के रखता है, जब तक कोई ह्यूमन के अंदर उसका इंटरेक्शन नहीं होगा परफेक्ट, उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तब तक वो डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता ह्यूमन को। ये तो कॉलोनाइजेशन में आ गया। और सब क्लिनिकल में क्या है कि कोई भी हमको क्लियर कट सिम्टम साइन नहीं मिल रहा है कि हम लोग उस चीज़ को डायग्नोस कर पाएँ कि हाँ ये यही चीज़ है। और क्लिनिकल इन्फेक्शन में क्या है कि हमको हाँ इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमको सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, हमको छींक आएगी, हमारे रनी नोज रहेगा, वाटरी आ रहेगा, तो कुछ हमको क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हमको मिल गया है। तो ये चीज़ जो है क्लियर हो गया है कि हाँ हमको सर्दी ही है। अब सब क्लिनिकल में हमको पता नहीं चल रहा है, हमको बुखार आ रहा है, कभी हम लोग नॉर्मल हो जा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद बुखार आ रहा है, उसके बाद हम लोग नॉर्मल हो जा रहे हैं और आँखों से पानी गिर रहा है। तो सर्दी और मलेरिया इसमें दोनों मिक्स हैं, तो कोई क्लियर कट वो नहीं मिल रहा है कि हमको एक्चुअल में क्या बीमारी है। यह आता सब क्लिनिकल में। अ डिसीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़। ऐसी डिसीज़ जो हमें किसी इन्फेक्शन से हुई है उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज़ बोलेंगे। रिजर्वायर एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर मतलब कि रहने की जगह, हैबिटाट, ठीक है। नेचुरल रिजर्वायर्स, रिवर रिजर्वायर्स मतलब पानी का जहाँ पे ढेर सारा ही संगम होता है, बहुत
वाटर रिजर्वायर मतलब कि पानी जो है जहाँ पे बचा के रखा हो वो पानी का रिजर्वायर टंकी। अगर कॉलोनी में कई बार पानी नहीं आता है तो वो एक बड़ा सा रिजर्वायर बना के रखते हैं ना, टंकी, जिसमें पानी जो है स्टोर रहता है। अगर कभी कम्युनिटी में पानी नहीं, हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आता है तो हमको पानी वहाँ से सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक उसे बोलेंगे रिजर्वायर। तो यहाँ रिजर्वायर का मतलब यही है कि नेचुरल हैबिटेट, किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लांट का या फिर सॉइल का, किसी भी सब्सटेंस का एक रिजर्वायर, मतलब उसका रहने का घर, उसका ठिकाना। तो रिजर्वायर एक नेचुरल हैबिटेट हो गई किसी भी पर्सन का, इसके एनिमल, कोई भी चीज़ हो उसका एक नेचुरल हैबिटेट होता है जो इन्फेक्शियस, जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट लिव करते हैं, रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। रिजर्वायर में बी ऑफ 3 टाइप। जो रिजर्वायर है वो 3 तरीके का हो सकता है। ह्यूमन रिजर्वायर, पर्सन हैविंग एन इन्फेक्शियस एजेंट बट नॉट डिसीज। ह्यूमन रिजर्वायर में क्या कंसिडर करेंगे, ऐसा मतलब कि पर्सन के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट लाए तो कर रहा है लेकिन वो कोई डिसीज़ उसको कॉज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर उस एजेंट को कोई सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है उस बॉडी में कि वो इन्फेक्शन कॉज कर पाए, और ह्यूमन और उस एजेंट का इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है इन्फेक्शियस एजेंट, वो हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ कॉज कर सके। तो वो रह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है हमारी बॉडी में, डिसीज़ तो कॉज नहीं कर पा रहा है लेकिन उसका एक घर है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो एनिमल रिजर्वायर हो, ह्यूमन रिजर्वायर हो गया। अब एनिमल रिजर्वायर में क्या है, रैबिट डॉग्स। जो रैबिट मतलब कि पागल, मैड डॉग्स, मैड। तो जो मैड डॉग्स होते हैं उनके अंदर जो है रैबीज़ वायरस होता है। अगर वो लोग किसी इंसान को बाइट करते हैं तो इंसान को वो रैबीज़ वायरस उस बॉडी के अंदर चला जाता है। उसको, उस इंसान को वैसे ही साइन और सिम्टम्स दिखते हैं जैसे जैसे वो डॉग करता है। डॉग को क्या है कि पानी से डर लगता है। पानी से डर लगने का मतलब ये नहीं है कि वो पानी को देख के ऐसा पीछे हट जाएगा या फिर कोई पानी में धक्का देगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पागल सा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि जो डॉग होता है उसका जो वो नेक वाला पार्ट होता है वहाँ पे उसको स्वॉलोविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इवन उसको वो पानी को भी स्वॉलो नहीं कर पाता है, पानी भी नहीं पी पाता है ढंग से। तो जो भी उसका सारा सलाइवा होता है वो देखा ना आपने, डॉग के मुंह से हमेशा बाहर निकलता रहता है। तो वो चीज़ जो है वैसे ही साइन और सिम्टम्स जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हो सकता है अगर रैबिट डॉग उसको बाइट कर ले। तो इंसान को इसी वजह से हाइड्रोफोबिक डिसीज़ बोला जाता है कि वो पानी को भी स्वॉलो नहीं कर पाता, उसको पानी पीने से डर लगता है। इस चीज़ को हाइड्रोफोबिक बोला गया है। रिजर्वायर इन नॉन लिविंग में उसका नेचुरल हैबिटेट जैसे स्पोर्स ऑफ टेटनस इन सॉइल। तो जो टेटनस बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, उसके जो स्पोर्स है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। जब भी कोई बेयर फुट वगैरह जाएगा तो उस वो जो स्पोर्स है या फिर कोई कट वगैरह लगा होगा तो वो जो स्पोर्स है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसको डिसीज़ कॉज करेंगे। तो तभी कहते हैं ना वुंड पर हमें वो मिट्टी वगैरह नहीं लगानी चाहिए, या फिर कहीं कट गया तो वो यानी कि पहले होता था कि मिट्टी विट्टी लगा लो, ये सब कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर उसको ट्रीट करना चाहिए और जो भी वुंड हुआ है, कट लगा है, घात हुआ है, उस चीज़ को प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक करना चाहिए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्स हैं। सोर्स ऑफ एन इन्फेक्शन इज़ डिफाइंड एज द पर्सन। जो सोर्स है इन्फेक्शन का वो कहीं से भी हो सकता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, किसी सब्सटेंस से हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस हो जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट रहता हो, को वो कोई भी चीज़ हो सकता है। इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो वहाँ पे भी अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होगा तो हम वहाँ से भी कैच कर लेंगे। सपोज़ अगर किसी ने स्नीज़ किया, उसके हाथ पे इन्फेक्शन आ गया और हमने उसके साथ हैंड शेक किया तो उससे भी हमको इन्फेक्शन आ जाएंगे। तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन होने का। इन्फेक्शियस एजेंट पासेस और डिस्ट्रीब्यूट टू द होस्ट, मतलब कोई भी वे हो जिससे इन्फेक्शियस एजेंट
ह्यूमन बीइंग तक पहुंच जाए उसको बोलेंगे सोर्स। अब वो कुछ भी हो सकता है। द टर्म रिजर्वायर एंड सोर्स आर नॉट ऑलवेज सिनोनिम्स। मतलब कि रिजर्वायर और सोर्स जो वर्ड है ये दोनों हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कई बार इनका मतलब जो है अलग हो जाता है। सोर्स से भी हम वही समझ रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ पड़ी होगी वहाँ से हमको कोई सोर्स मिले। सोर्स मतलब कि अगर मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था आपको, रिवर है तो रिवर से हम लोग पानी ले सकते हैं, वो भी एक सोर्स हो गया। और रिवर ही हमारा एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा। अगर पानी नहीं आया या फिर पानी की बहुत ज़्यादा वो हो गई, शॉर्टेज हो गई, तो हम लोग वहीं से पानी निकाल के उसको प्योरीफाई करके देन लोगों तक ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो लेकिन यहाँ कुछ केसेस में क्या है कि रिजर्वायर और सोर्स दोनों ही सेम नहीं है, एक जैसे सिनोनिम्स एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। एग्जाम्पल इन हुकवॉर्म में एग्जाम्पल दे रहे हैं, द रिजर्वायर इज़ मैन। हुकवॉर्म में जो रिजर्वायर है, जो पैरासाइट है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में है। लेकिन जो सोर्स है इन्फेक्शन का वो कंटामिनेटेड फूड है विद इन्फेक्टेड स्टेज। सपोज़ हमने कोई इन्फेक्टेड खाना खा लिया या फिर कुछ पी लिया, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर अगर हुकवॉर्म के इन्फेक्शन है तो सोर्स क्या है कि जो हमने गंदा खाना खाया, कंटामिनेटेड खाना खाया, जो कंटामिनेटेड सॉइल है वो उस चीज़ में गए, उसमें गए और वहाँ से हमको इन्फेक्शन हो गया। और वो इन्फेक्शन जो है अब हमारी बॉडी के अंदर जाके रह गया। कि मतलब कि अगर सॉइल है, हम लोग बेयरफुट जा रहे हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, तो सॉइल से क्या होगा कि वो जो इन्फेक्शियस सोर्स है हुकवॉर्म का, वो हमारे पैरों से टच होगा, बेयरफुट जा रहे हैं तो फिर वही चीज़ जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र जाएगी और वो वहीं पर ही रहेगी, हमको कोई डिसीज़ कॉज नहीं करेगी। लेकिन वहाँ पे उसने अपना ना घर बना लिया है। जब भी कोई पुअर इन्वायरमेंट वो अच्छा इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होगा या फिर ह्यूमन की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ेगी तो वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब क्या है, समझते कुछ? कंटामिनेशन क्या होता है कि डिसीज़ का जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं वो लिविंग मटेरियल में नॉन लिविंग मटेरियल में प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई डिसीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन मतलब रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ कॉजिंग एजेंट in a non-living material such as water, milk, food used by host। मतलब कि कंटामिनेशन वो होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन लिविंग मटेरियल्स में प्रेजेंट हैं वो डिसीज़ तो कॉज करते हैं, लेकिन कैसी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? नॉन लिविंग मटेरियल्स में, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, फूड हो गया। जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, नॉन लिविंग बॉटल पे हो गया या फिर मिल्क में हो गया, वाटर में हो गया, पानी में हो गया, सॉइल में हो गया, खाने में हो गया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है उसके अंदर प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे कंटामिनेशन। वो पैथोजन प्रेजेंट तो है लेकिन कोई डिसीज़ कॉज नहीं कर रहा है। इन्फेस्टेशन क्या होता है? रेफर्स टू द लॉजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट। लॉजमेंट मतलब होता है कि हैबिटेट, उसके रहने का हैबिटेट मतलब उसका घर जहाँ भी वो रहे। डेवलपमेंट उसका विकास, रिप्रोडक्शन हो गया ऑफ पैरासाइट। इन्फेस्टेशन में हम लोग हैबिटेट, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें पैरासाइट जो है, एक मिनट,
Infestation refers to the lodgement, development and reproduction of the parasite, generally arthropod, on the surface of the body or in clothing house। मतलब कि इन्फेस्टेशन में हम लोग पैरासाइट के रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट और लॉजमेंट हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर या फिर उनके कपड़ों पर रहते हैं और उसी में रहते हैं। जैसे हम ठंडियों में देखते हैं ना, कपड़ा रख देते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, वही वाला इन्फेस्टेशन है इसके अंदर, उसी को इन्फेस्टेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ गाइस, आप लोग भी बोर हो गए होंगे तो चेंज कर लेते हैं। ये हो नहीं रहा है तो इसी से काम चलाते हैं। टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इन्फेक्शन कैन बी वेरियसली क्लासिफाइड एज फॉलो। इन्फेक्शन को हम बहुत से वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से वे हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट होस्ट। हाँ, द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट इन होस्ट। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है कि फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट इन होस्ट इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। मतलब कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आया और उसने हमको इन्फेक्शन कॉज किया है, उसको बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या बोलेंगे, जब फर्स्ट टाइम हमको इन्फेक्शन हुआ था उसी टाइम हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक है और एट दैट टाइम हमको दूसरे इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इसमें लिखा है व्हेन द इम्यूनिटी ऑफ अ होस्ट इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू सम प्राइमरी इन्फेक्शन। जब होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वीक है, रिड्यूस है ड्यू टू प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन के कारण, तब द इन्फेक्शन बाय अ न्यू पैरासाइट ने हमको दोबारा से इन्फेक्शन कॉज कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन में क्या है कि व्हेन पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़ गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम अनदर होस्ट और सम एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कि जब पेशेंट पहले से ही किसी एक बीमारी से जूझ रहा है, सफ़र कर रहा है, उसको उसी टाइम दूसरी नई बीमारी हो गई है तो उसको बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। वो जो उसको इन्फेक्शन हुआ है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हुआ है, उसको बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या आता है कि जब हमको फर्स्ट टाइम किसी पैरासाइट होस्ट ने डिसीज़ को इन्फेक्ट किया, उसको बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होगा जब इम्यूनिटी जो है कम होएगी, और प्राइमरी इन्फेक्शन बाय न्यू पैरासाइट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। और हमारी इम्यूनिटी कम है प्राइमरी इन्फेक्शन के कारण, उसी वजह हमको किसी नए दूसरे पैरासाइट ने कट कर लिया या इन्फेक्ट कर दिया। और क्रॉस इन्फेक्शन वो होगा जब पेशेंट को पहले से ही कोई डिसीज़ है, कोई इन्फेक्शन है, उसको किसी और इन्फेक्शन ने दोबारा से हिट कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, उसको बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स, कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आ गया हो वो, जिस वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया हो। फोर्थ है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन obtained through the healthcare staffs during surgical operation or medical procedure called iatrogenic infection। iatrogenic infection में हम वो इन्फेक्शन लेते हैं जो कि हमें किसी हेल्थ सेंटर से मिला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी हेल्थ सेंटर पे गए, वहाँ पे विज़िट किए, तो हमको वहाँ से कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर हम ऑपरेशन कराए तो किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, या फिर ऑपरेशन के दौरान हमको किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ गए हों, तो उसको बोलेंगे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो इसके अंदर ये वर्ड याद रखना पड़ेगा जो मैं मार्क कर रही हूँ, देख लो। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन obtained through healthcare centers staff during surgical operation, medical procedure, etc.
इज कॉल्ड आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों पता है? जब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि हम लोग किसी वजह से हॉस्पिटल में हैं, तो हमको वहाँ पे रहना पड़ा है, कुछ स्टे करना पड़ रहा है, तो क्या होगा कि अगर हम यूटीआई ये सब वगैरह जो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह इतने ज़्यादा क्लियर होते नहीं, हाइजीनिक कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती मेंटेन लोगों, इस वजह से हमको क्या होता है, डिसीज़ हो जाती है। और उस डिसीज़ को क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिसीज़। क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिसीज़। अक्रॉस ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? एक क्रॉस इन्फेक्शन है विद इन द हॉस्पिटल, इट इज़ कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब हमको क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हो जाए, मतलब कि हमको इन्फेक्शन पहले से ही है और हमको हॉस्पिटल से वो चीज़ एक्वायर्ड हो रही है, तो उसको बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और क्रॉस इन्फेक्शन में क्या था कि इंसान पहले से ही किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है और किसी होस्ट के कांटेक्ट में आके, दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आके या फिर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल और क्रॉस इन्फेक्शन में डिफरेंस पता चल गया। अब है एक्सोजिनस इन्फेक्शन। एक्सो मतलब कि बाहर, जीनस मतलब कि उसका जेनेसिस प्रोडक्शन, मतलब एक्सोजिनस इन्फेक्शन व्हेन इन्फेक्शन अकर फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स इज कॉल्ड एक्सोजिनस इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो किसी बाहरी सोर्स से हुआ है उसको बोलेंगे एक्सोजिनस इन्फेक्शन। एक्सोजिनस इन्फेक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनिमल से हमको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो एनिमल से हमको क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं? एंथ्राक्स हो सकता है और बोवाइन हो सकता है और चलो मैं आपको ही समझाती हूँ, ठीक है। एक्सोजिनस इन्फेक्शन में क्या होता है? व्हेन इन्फेक्शन अकर फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इट इज़ कॉल्ड एक्सोजिनस इन्फेक्शन। जब कोई इन्फेक्शन हमको किसी बाहरी सोर्स से हुआ है उसको बोलेंगे एक्सोजिनस। एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ह्यूमन बीइंग, अगर आपको किसी ह्यूमन बीइंग से इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कोई बीमार इंसान है उससे आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम एक्सोजिनस ही इन्फेक्शन कंसिडर करेंगे। जैसे कि एड्स हो गया, लेप्रेसी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, कोविड-19, टीबी। अगर हम ह्यूमन सोर्स से बात करें, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं रहा है, हाँ, अगर हमें ह्यूमन सोर्स की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा? टीबी होगा और हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस बी, एड्स हो सकता है और लेप्रेसी हो सकता है, लेप्रेसी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें कि एनिमल सोर्स से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके अंदर एनिमल सोर्स से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो एंथ्रैक्स एग्जाम्पल हो सकता है जो काऊ से फैलता है, और बोवाइन टीवी, और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? रेबीज़ हो सकता है जो रैबिट डॉग के बाइट करने से होता है। तो ये सारे जो है एक्सोजिनस इन्फेक्शन है जो किसी आउटसाइड सोर्स की वजह से, तब बाहरी सोर्स की वजह से इन्फेक्शन होता है। ये क्लियर हो गया? मैं इसको रब कर दूँ।
अगर नहीं आया तो वो वापस से वीडियो बैक करके लिख लेना अगर समझना है तो, और अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं। अब है एंडोजिनस इन्फेक्शन। एंडोजिनस इन्फेक्शन when a source of infection is the body of host itself is called endogenous infection। जब ह्यूमन की बॉडी खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए उसको बोलेंगे एंडोजिनस इन्फेक्शन। इसके अंदर एग्जाम्पल है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर एस्चेरिशिया कोलाई और एंटेरोकोकस स्पीशीज़ रहती हैं। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई और एंटेरोकोकस रहते हैं जो क्या कॉज करते हैं ये लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर एस्चेरिशिया कोलाई और एंटेरोकोकस बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं और ये हमको क्या करता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। समझ में आया? एंडोजेनस एग्जाम्पल में क्या दोगे? जब हमारी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है किसी इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, उसमें आता है ये। जो यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा? एस्चेरिशिया कोलाई और एंटेरोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, जो कहाँ रहते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, अब है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, कमेंट में बताना ज़रा मुझे क्या होता है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वो होता है जब हमें किसी भी बीमारी का कोई क्लियर कट साइन और सिम्टम विजिबल नहीं होता है, हमको नहीं पता चलता है कि हमको एक्चुअल में कौन सी बीमारी हुई है। 2-3 बीमारियों का एक साथ ही आ गया पूरा, तो हमको उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमको ये बीमारी हुई है कि कौन सी बीमारी हुई है। तो इसमें क्या लिखा है? व्हेन देयर आर नो क्लियर कट सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन। एक मिनट बच्चों, आ गया। चलो, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है? जब कोई भी क्लियर कट क्लिनिकल सिम्टम इन्फेक्शन का हमको ना मिले ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ इज कॉल्ड सब क्लिनिकल डिसीज़। मतलब कि हमको बीमारी हो रही है लेकिन हमको कोई उसका क्लियर कट साइन और सिम्टम नहीं विजिबल है, तो उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे? सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के अंदर को। क्लिनिकल इन्फेक्शन when the clear cut symptom of disease appear after an infection it is called clinical infection। जब हमको किसी डिसीज़ का क्लियर कट सिम्टम्स जो है विजिबल हो उसको इन्फेक्शन का, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे। री इन्फेक्शन क्या है? Reinfection when some parasite infect again after the recovery of previous infection is called reinfection। मतलब कि अगर हमको पहले से ही किसको सपोज कोई ए पैथोजन है, इसने हमको क्या किया? डिसीज़ कॉज करी। ठीक है, डिसीज़ कॉज करी और अब हम इससे क्या कर रहे हैं? रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वापस से इसने हमको फर्स्ट इन्फेक्ट किया था तो हम लोग रिकवर कर रहे थे, लेकिन इसने दोबारा से ही इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? री इन्फेक्शन बोलेंगे। मतलब कि हमको फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन ए ने, मैंने एग्जांपल दिया बस, ए मान के, कोई पैथोजन ए होता नहीं है,
तो एक पैथोजन हम फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, किसी पैथोजन ने हमको डिसीज़ कॉज इन्फेक्शन कॉज किया, हम उसको जो है रिकवर कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम उसी इन्फेक्शन ने हमको वापस से हिट किया, वापस से इन्फेक्ट किया, तो उसको बोलेंगे री इन्फेक्शन। अब टॉपिक सेकेंड 2.2 कॉज ऑफ इन्फेक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फेक्शन करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन एनहांस ऑफ डेवलपिंग अ डिसीज़ व्हेन द माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि डिसीज़ को डेवलप होने में उसको प्रेरित करते हैं जब माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला जो है नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू डिसीज़, मतलब बॉडी की क्या रेजिस्टेंस है, और इम्यूनिटी। ये 4 चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। कॉज ऑफ इन्फेक्शन, ये फर्स्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमको हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। अगर एक दो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे तो क्या हमको डिसीज़ होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके जो वो क्रॉनिसिटी होगी, जो उसकी मतलब कि जो जो ज़्यादा क्रॉनिक होएगा, उसकी जो वो लेवल होएगी वो बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा हमको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, अफेक्टिसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होएगी। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, a host when body is invading a large number of microbes is more likely to suffer disease from that invade only a few microbes। तो इसका मतलब यही हुआ कि मतलब अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा भरमार जा रही है ऑर्गेनिज़म्स की, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़म की, तो वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा ही बीमारी कॉज करेंगे, वो बंदा उतना ही ज़्यादा अपने आप को वीक फील करेगा, उसको उतना ही ज़्यादा उस बीमारी से अफेक्शन होगा, इन्फेक्टेड होगा उतना ही ज़्यादा। लेकिन अगर एग्ज़ाम्पल किसी को सर्दी हुई है, राइनो वायरस हो गया, ठीक है, राइनाइटिस हुआ है, तो क्या होगा, राइनो वायरस उसकी बॉडी के अंदर गया है नोज़ के थ्रू, तो क्या होगा कि किसी को क्या होता है कि हल्का फुल्का एक दो बार छींक आया, थोड़े से ऑर्गेनिज्म एंटर किए, हल्का फुल्का छींक आया, हाँ ठीक है, थोड़े 1-2 घंटे तक रहा, देन उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। बट किसी किसी क्या है कि वो राइनाइटिस हुआ, अब वो 1-2 दिन तक लगातार बीमारी है, उसको उसी में बुखार भी हो गया, उसमें उसको सर्दी भी हुई, उसका गला भी बैठ गया, तो उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तो वो जो उसकी क्रॉनिसिटी जो है बढ़ गई, कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ गया। लेकिन अगर किसी को कुछ ही ऑर्गेनिज्म एंटर किए हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट किए हैं, तो उससे क्या होगा कि उस इंसान को फ़र्क कम पड़ेगा। समझ गए बात को? नहीं समझ में आया तो वापस पूछना कमेंट में बता के। मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स नीडेड टू कॉज अ डिसीज़ इज़ कॉल्ड इन्फेक्टिव डोज। मतलब कि जितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोब्स नीड टू कॉज अ डिसीज़ इज़ कॉल्ड इन्फेक्टिव डोज। मतलब कि जितने कम से कम नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट चाहिए डिसीज़ कॉज करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, एक इन्फेक्टिव डोज बोलते हैं। It varies with resistance of the host and virulence of the strain of microbes। जो इन्फेक्टिव एजेंट हैं उनकी वो वेरी करते हैं, उनके रेजिस्टेंस की पावर कैसी, कि होस्ट जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो वेरी करते हैं कि होस्ट उनको रेजिस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, उनकी विरुलेंस क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी क्या है, कि वो किस हद तक डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए तो बॉडी तो उसे खुद ही मार के गिरा देगी, तो वो क्या डिसीज़ कॉज करेगा। विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या विरुलेंस है, ये भी एक फैक्टर है। The relative ability of microbes to produce symptom of disease is called virulence।
मतलब कि माइक्रोब की वो एबिलिटी, रिलेटिव क्यों बोला गया है कि उसको ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि ह्यूमन के अकॉर्डिंगली वेरी करता है ना, कि अगर ह्यूमन की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो उसका जो विरुलेंस पावर है वो डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा विरुलेंट है। तो रिलेटिव एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिसीज़, माइक्रोब की वो एबिलिटी कि वो डिसीज़ कॉज करके उसके सिम्टम्स को शो करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसको बोलते हैं विरुलेंस। इट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ पैथोजन, ये पैथोजन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इन्वेडिंग होस्ट एंड ग्रो इट इन टिश्यू, मतलब कि इन्वेडिंग होस्ट, एंट्री, इन्वेड मतलब कि एंट्री करना, इन्वेड होस्ट एंड ग्रो इन इट्स टिश्यू, ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करना और उसके टिश्यू के अंदर अपनी ग्रोथ करना, मल्टीप्लाई करना, उसको बोलेंगे इन्वेजिवनेस। और टॉक्सिजेनिसिटी क्या होता है? प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट डिस्ट्रॉय होस्ट सेल। कुछ वो पैथोजन होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर तो कर गए, अब वो क्या करेंगे? टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जो होस्ट का सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सिजेनिसिटी। तो इन्वेडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली? इन्वेडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने इन्वेसिवनेस पढ़ लिया, टॉक्सिजेनिसिटी पढ़ लिया, विरुलेंस पढ़ लिया, और बस 3 चीज़ें पढ़ी। इसके बाद है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिसीज़, मतलब बॉडी कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है किसी डिसीज़ के अगेंस्ट। 1 मिनट, ये वाला पॉइंट रह गया है। ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी गम्स आर मोर लाइकली टू कॉज द डिसीज़ देन द वीक जर्म्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, मतलब कि कोई एक स्पीशीज़ है, ए स्पीशीज़ है, ठीक है, इसकी 2 फॉर्म है, ए ए ए ए, 2 फॉर्म है। अगर क्या है कि इसकी जो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो है ज़्यादा जल्दी डिसीज़ कॉज करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके। तो ये इसकी जो जर्म्स है उसकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है। जो ज़्यादा हेल्दी रहेगा वो डिसीज़ कॉज करेगा, जो वीक रहेगा वो खुद ही मर जाएगा। ये चीज़ थी। आप लोग एक बार पढ़ लेना मेरे पढ़ाने के बाद, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आया, फिर मैं उस पर दोबारा से शॉर्ट वीडियो या फिर दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब थर्ड है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू डिसीज़, मतलब कि हमारी बॉडी किसी भी बीमारी से कितना रेजिस्टेंस है, कितना बचाव करती है, कितना उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर किया है। सम पर्सन कैच इन्फेक्शन मोर इजीली देन अदर बिकॉज दे हैव फ्यू लो रेजिस्टेंस टू डिसीज़, मतलब कि कुछ पर्सन्स क्या हैं, उनको आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ पर्सन्स जो उनको इन्फेक्शन आसानी से नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जिनको इन्फेक्शन आसानी से कैच हो जाता है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है, उनकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है डिसीज़ के अगेंस्ट, वो बहुत कम होती है। बॉडी रेजिस्टेंस इज़ लोवर्ड बाय इम्प्रॉपर नरिशमेंट, जो बॉडी की रेजिस्टेंस है वो कम किस वजह से होती है? इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से, इनसफिशिएंट स्लीप, अच्छे से नींद नहीं आती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फैटीग, थकावट होती है, ड्यू टू ओवरवर्क, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम वेदर, मतलब कि एक्सट्रीम वेदर के साथ उसका एक्सपोजर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई, सडन चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आना, और इलनेस। ये सारी चीज़ें जो है उसकी बॉडी के डिसीज़ के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसकी बॉडी को, वो वीकेंस करती है। क्या क्या है? फर्स्ट इज़ इम्प्रॉपर नरिशमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर डाइट, इनसफिशिएंट स्लीप, और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, इलनेस, और फैटिग ड्यू टू ओवर वर्कलोड। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन की जो
होस्ट की जो रेजिस्टेंस पावर है डिसीज़ के अगेंस्ट, उन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। अब इम्यूनिटी क्या है? सम पीपल इनहेरिट अ हाई डिग्री ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी टू सर्टेन डिसीज़। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नेचुरली अपने मदर से इनहेरिट किया होता है किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट एक नेचुरल इम्यूनिटी पावर। अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली सफ़र फ्रॉम अ डिसीज़, ऐसा एक पर्सन है जो कि रिसेंटली किसी डिसीज़ से सफ़र किया है और हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट, और उसको उस चीज़ के अगेंस्ट जो है वैक्सीन भी प्रोवाइड किया गया है। इट इज़ इम्यून टू इट, उसको उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है। एज इज़ ऑल्सो अ फैक्टर इन इम्यूनिटी, मतलब कि एज भी डिपेंड करती है इम्यूनिटी में। जैसे जैसे हम लोग एजेड होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाती है। अडल्ट ऑफन आर इम्यून टू चिल्ड्रंस डिसीज़, मतलब कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट टू चिल्ड्रन, और हम अडल्ट से चिल्ड्रंस की तरफ देखें तो वो लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए हैं। जो ज़्यादा यंग होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डर वंस। यंग पर्सन 70 to 25% आर मोर ससेप्टेबल टू TB, ट्यूबरकुलोसिस एंड ओल्ड पर्सन टू निमोनिया। जो यंग पर्सन है वो 17 to 25 ईयर्स वाले, उनको ज़्यादा चांसेस है टीबी होने के, लेकिन जो ओल्ड पर्सन है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है किसके? निमोनिया के। उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा था अभी? कॉजेज़ ऑफ डिसीज़, यही पढ़ा था ना, कॉजेज़ ऑफ इन्फेक्शन। अब थर्ड है 2.3 इन्फेक्शन, नहीं, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, ये सब देखेंगे। गाइस अभी वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे बढ़िया है कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लूँ। सो तब तक बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड, टेक केयर, सी यू सून।